स्टोर जाने के लिए तैयार होते हैं, कारमोड़ी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि अगर वो लोग बाहर गए तो उन राक्षसों को अपने साथ यहाँ ले आएंगे और इससे यहाँ मौजूद बाकी लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। कारमोड़ी की बात सुनकर कुछ लोग उसका समर्थन करने लगते हैं, लेकिन तभी आयरीन गुस्से में एक कैन उठाकर कारमोड़ी की तरफ फेंकती है और कहती है कि अगर मदद नहीं कर सकती तो चुप रहे। इसके बाद डेविड, अमांडा, डैन, ओनली और बाकी लोग हथियार लेकर सुपरमार्केट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर का कोहरा अब भी उतना ही घना था, इतना कि सामने चल रहा इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग बहुत सावधानी से मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ते हैं। काफी मुश्किल के बाद वो लोग मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। स्टोर का दरवाजा खुला हुआ था। डेविड सबको सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता था। इसके बाद वो लोग धीरे धीरे अंदर घुसते हैं और दवाइयां इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसी दौरान डैन और कुछ दूसरे लोग मेडिकल स्टोर के अंदर बाकी जगहों की जांच करने लगते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहाँ कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो लोग जो देखते हैं उसे देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। छत से कई इंसानों की लाशें लटक रही थीं। उनके पूरे शरीर पर मोटे मकड़ी के जाले लिपटे हुए थे। डैन डरकर जोर से डेविड को आवाज लगाता है। डेविड और बाकी लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ वही मैकेनिक भी था। इतनी सारी लाशें देखकर मैकेनिक डरकर पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे को पकड़ लेता है। डर के मारे वो जोर से चीख पड़ता है, लेकिन जो आदमी उसे पकड़े हुए था वो कोई राक्षस नहीं बल्कि वही मिलिट्री पुलिस ऑफिसर था जो पहले सुपरमार्केट से दवाइयां लेने निकला था। उसका पूरा शरीर मकड़ी के जालों में फंसा हुआ था और उसके शरीर पर जगह जगह बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे। वो अब भी जिंदा था, लेकिन दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, हमें माफ कर दो। अचानक उसके शरीर के फोड़े फटने लगते हैं और उनके अंदर से छोटी छोटी मकड़ियां निकलकर बाहर आने लगती हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। मैकेनिक घबराकर दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी आकर खड़ी हो जाती है। उस मकड़ी का आकार किसी इंसान जितना बड़ा था। डर के मारे मैकेनिक चीखने लगता है। उसी समय ओली गोली चलाकर उस मकड़ी को मार देता है, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से और भी कई बड़ी मकड़ियां उन पर हमला कर देती हैं। अब मेडिकल स्टोर के अंदर पूरी तरह मौत का खेल शुरू हो चुका था। डेविड और बाकी लोग अपने हथियारों से उन मकड़ियों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन मकड़ियों के जालों में किसी तेजाब जैसी चीज थी। उनमें से एक जाला एक लड़के के पैर पर गिरता है और उसका पैर बुरी तरह जलने लगता है। डेविड और बाकी लोग उसे बचाकर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कई मकड़ियां उन पर टूट पड़ती हैं। इस हमले में डेविड के साथ आए कई लोग मारे जाते हैं। उसी दौरान जालों में फंसा हुआ मिलिट्री ऑफिसर नीचे गिर जाता है और उसके शरीर के सारे फोड़े एक साथ फट जाते हैं। हजारों छोटी मकड़ियां उसके शरीर से निकलकर जमीन पर फैल जाती हैं। ये देखकर सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अब वहाँ रुकना नामुमकिन था, लेकिन जिस लड़के का पैर जल चुका था वो अब तक मर चुका था। मजबूरी में डेविड और बाकी लोगों को उसे वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। किसी तरह जान बचाते हुए वो लोग वापस सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। अब डेविड को पूरी तरह समझ आ चुका था कि बाहर का खतरा कितना भयानक है, इसीलिए वो फैसला करता है कि फिलहाल सुपरमार्केट में रहना ही सबसे सुरक्षित होगा। इस तरह एक और रात बीत जाती है, लेकिन अब सुपरमार्केट के अंदर हालात तेजी से बदल रहे थे। कारमोड़ी धीरे धीरे वहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोगों को अपने अंधविश्वास में फंसा चुकी थी। यहाँ तक कि वही मैकेनिक भी अब उसकी बातों पर भरोसा करने लगा था। डेविड और उसके साथी ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि अगर वो ज्यादा देर यहाँ रुके तो बाहर के राक्षसों से पहले अंदर के लोग ही खतरनाक बन जाएंगे। लेकिन उसी दौरान डेविड को एक बात याद आती है। मेडिकल स्टोर में मिला मिलिट्री ऑफिसर बार बार कह रहा था कि ये सब उनकी गलती की वजह से हुआ है, यानी इस पूरे हादसे के पीछे मिलिट्री का हाथ था और इसका जवाब सिर्फ वो सैनिक दे सकते थे जो सुपरमार्केट के अंदर मौजूद थे। ये सोचकर डेविड उस सैनिक के पास जाता है जो अकेला एक कोने में बैठा हुआ था। डेविड उससे पूछता है कि आखिर बाहर क्या हो रहा है और क्या उसे इस बारे में कुछ पता है। सैनिक पहले कुछ बोलने से बचता है। वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब डेविड उससे पूछता है कि उसके बाकी दोनों साथी कहाँ हैं। सैनिक कहता है कि उसने उन्हें काफी देर से नहीं देखा। ये सुनते ही डेविड और बाकी लोग उन्हें ढूंढने के लिए लोडिंग डॉक की तरफ जाते हैं, लेकिन वही मैकेनिक चुपके से उनका पीछा करने लगता है। जब डेविड और बाकी लोग लोडिंग डॉक में पहुंचते हैं तो वहाँ का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दोनों सैनिकों ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी लाशें छत से लटक रही थीं। ये देखकर साथ आया सैनिक टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि वो सच में ऐसा कर लेंगे। वो बताता है कि मेडिकल स्टोर वाले ऑफिसर की बात सुनने के बाद दोनों सैनिक कह रहे थे कि वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सच में खुदकुशी कर लेंगे। अब डेविड को पूरा यकीन हो जाता है कि इस पूरे हादसे के पीछे मिलिट्री ही जिम्मेदार है। डेविड गुस्से में पूछता है कि क्या ये सब एरोहेड प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। तभी पीछे खड़ा मैकेनिक उनकी सारी बातें सुन लेता है। वो तुरंत उस सैनिक को पकड़कर कारमोड़ी के सामने ले जाता है। अब सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोग सैनिक से जवाब मांगने लगते हैं। कारमोड़ी चिल्लाकर पूछती है कि आखिर एरोहेड प्रोजेक्ट क्या था। डर और दबाव में सैनिक आखिर सच बताना शुरू करता है।
वो कहता है कि वो सीधे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसने अपने साथियों से उसके बारे में सुना था। असल में एरोहेड प्रोजेक्ट का मकसद दूसरे डायमेंशन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना था। वैज्ञानिक किसी दूसरी दुनिया की खोज कर चुके थे और उसी दुनिया पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक छोटा पोर्टल खोलने की कोशिश की, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और गलती से उस दूसरी दुनिया का दरवाजा पूरी तरह खुल गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारे खतरनाक जीव इस दुनिया में आ गए। सैनिक कहता है कि उसे सिर्फ इतना ही पता है और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सच सुनने के बाद कारमोडी और उसके समर्थक भड़क उठते हैं। कारमोडी चिल्लाकर कहती है कि वैज्ञानिक हमेशा से भगवान के नियमों के खिलाफ काम करते आए हैं। उन्होंने चांद पर कदम रखकर उसकी पवित्रता को नष्ट किया, उन्होंने परमाणु तोड़े और इंसानों को पाप की तरफ धकेला। अब भगवान उन्हीं पापों की सजा पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कारमोडी लोगों को उकसाने लगती है। उसकी बातों में आकर कई लोग उस सैनिक पर टूट पड़ते हैं। वो लोग उसे पकड़कर बेरहमी से मारने लगते हैं। डेविड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे रोक देते हैं। इसके बाद वो घायल सैनिक को घसीटकर सुपरमार्केट के बाहर फेंक देते हैं और अगले ही पल कोहरे के अंदर से एक विशाल केकड़े जैसा राक्षस बाहर आता है। उसके बड़े बड़े पंजे थे। वो सैनिक को पकड़कर आसानी से उठा लेता है और फिर उसे लेकर कोहरे में गायब हो जाता है। ये भयानक दृश्य देखकर डेविड और उसके साथी पूरी तरह सन्न रह जाते हैं, लेकिन कारमोडी इसे भगवान की इच्छा बताती है। वो कहती है कि आज उन्होंने भगवान को एक बलि दी है, इसलिए आज रात वो जीव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर वो कहती है कि अगली सुबह के लिए भी उन्हें इंतजाम करना होगा। उसकी ये बात सुनकर डेविड और उसके साथियों को समझ आ जाता है कि अब वो लोग भी खतरे में हैं। डेविड और उसके साथियों को अब साफ समझ आ चुका था कि कारमोडी धीरे धीरे पूरी तरह पागल हो चुकी है और अगर वो लोग ज्यादा देर वहां रुके तो शायद अगली बलि उन्हीं में से किसी की होने वाली थी। इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अगली सुबह कारमोडी और उसके समर्थकों के जागने से पहले ही सुपरमार्केट से निकल जाएंगे। सुबह होते ही डेविड, बिली, अमांडा, आयरीन, डैन और बाकी लोग चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि कारमोडी हाथ में चाकू लिए दरवाजे के सामने बैठी हुई है। वो पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। डेविड उससे कहता है कि वो लोग सिर्फ यहाँ से जाना चाहते हैं, इसलिए वो रास्ते से हट जाए। लेकिन कारमोडी उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह इस भ्रम में जी रही थी कि भगवान उससे बलि मांग रहे हैं। कारमोडी अपने समर्थकों को आदेश देती है कि बिली को पकड़ लिया जाए। ये सुनते ही उसके समर्थक हाथों में चाकू और कैंची लेकर बिली की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब सुपरमार्केट के अंदर एक बार फिर अफरा तफरी मच जाती है। डेविड और उसके साथी डंडों से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कारमोडी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। डेविड समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो लोग बिली को सच में मार डालेंगे। उसी वक्त ओनेली अपनी पिस्तौल निकालता है और बिना एक सेकंड गंवाए सीधे कारमोडी के सिर पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कारमोडी वहीं मर जाती है। ये देखकर उसके सारे समर्थक डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। अब मौका मिलते ही डेविड और उसके साथी सुपरमार्केट से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर का कोहरा अब भी उतना ही घना था। गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश में वो लोग एक दूसरे से बिछड़ने लगते हैं। डेविड, बिली, अमांडा, आयरीन और डैन किसी तरह साथ बने रहते हैं, लेकिन ओनली और बाकी लोगों का कोई पता नहीं चलता। काफी मुश्किल के बाद डेविड अपने बेटे और साथियों के साथ अपनी कार तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि ओली पहले से ही कार के पास मौजूद है। उसे देखकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ओली के ठीक पीछे कोहरे में वही विशाल केकड़े जैसा राक्षस खड़ा था। ओली के कुछ समझ पाने से पहले ही वो जीव अपने विशाल पंजे से उसे पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे निगल जाता है। ओली की पिस्तौल कार के बोनट पर गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग डर के मारे तेजी से कार के अंदर घुस जाते हैं। डेविड बाकी लोगों को अपनी लोकेशन बताने के लिए कार का हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोहरे के अंदर बाकी सभी लोग उन राक्षसों का शिकार बन चुके थे। उसी दौरान एक विशाल मकड़ी तेजी से कार की तरफ बढ़ने लगती है। तभी डेविड तुरंत बोनट से पिस्तौल उठाता है और कार स्टार्ट करके वहां से भाग निकलता है। सबसे पहले वो अपने घर की तरफ जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी पत्नी स्टेफनी अब भी जिंदा हो। लेकिन घर पहुंचने के बाद जो दृश्य वो देखता है, उसे देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसका शरीर मकड़ियों के जालों में फंसा हुआ था। डेविड अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अपने बेटे के लिए वो खुद को संभालता है और वहां से वापस निकल जाता है। अब वो लोग शहर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उन्हें पूरा शहर तबाह दिखाई देता है। हर तरफ जली हुई गाड़ियां, टूटी हुई इमारतें और इंसानों की लाशें पड़ी थीं। पूरा शहर किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था और वो रहस्यमयी कोहरा अब भी हर तरफ फैला हुआ था। डेविड लगातार गाड़ी चलाता रहता है, लेकिन तभी अचानक वो गाड़ी रोक देता है, क्योंकि सामने का दृश्य किसी भी इंसान की सोच से परे था। कोहरे के बीच एक विशालकाय दानव चल रहा था। उसके शरीर से बहुत बड़े बड़े टेंटेकल निकले हुए थे
उसका आकार इतना बड़ा था कि उसकी हर चाल से जमीन कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलता हुआ पहाड़ उनके सामने हो। डेविड और बाकी लोग डर के मारे सांस तक नहीं लेते। कुछ देर बाद वो विशाल जीव वहाँ से आगे निकल जाता है। तब डेविड दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर कोहरा खत्म हो जाए और शायद कहीं मदद मिल जाए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो लोग पूरी तरह उस कोहरे के बीच फंस चुके थे। चारों तरफ मौत थी और कहीं से भी मदद आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। अब डैन धीरे से कहता है कि उन्होंने खुद अपनी मौत चुन ली है। वो कहता है कि वो उन राक्षसों के हाथों मरने से बेहतर खुद मरना पसंद करेगा। उसकी बात सुनकर कार के अंदर सन्नाटा छा जाता है। अमांडा, आयरीन और डेविड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी डेविड धीरे से पिस्तौल निकालता है। उस पिस्तौल में सिर्फ 4 गोलियां बची थीं और कार में 5 लोग मौजूद थे। डेविड का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने बेटे को उन राक्षसों के हाथों मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए सबकी सहमति से वो सबसे पहले अपने बेटे बिली को गोली मार देता है। इसके बाद वो अमांडा, आयरीन और डैन को भी गोली मार देता है। कुछ ही सेकंड में कार के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। अब सिर्फ डेविड जिंदा बचा था, लेकिन जब वो खुद को गोली मारने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि बंदूक में कोई गोली नहीं बची। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। रोते हुए वो कार से बाहर निकलता है। अब वो चाहता था कि बाहर मौजूद कोई भी राक्षस आकर उसे मार डाले। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आओ मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। लेकिन तभी अचानक कोहरे के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। डेविड समझता है कि शायद कोई राक्षस उसकी तरफ आ रहा है। वो आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो आता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोहरे के अंदर से मिलिट्री के कई टैंक और गाड़ियां बाहर निकलती हैं। मिलिट्री ने आखिरकार उस दूसरे डायमेंशन का दरवाजा बंद कर दिया था और अब वो पूरे इलाके से उन राक्षसों को खत्म कर रहे थे। उनके साथ कई बचाए गए लोग भी थे और उन्हीं लोगों में वो महिला भी मौजूद थी जो शुरुआत में अपने बच्चों के पास जाने के लिए अकेली सुपरमार्केट से बाहर निकल गई थी। यानी अगर डेविड कुछ मिनट और इंतजार कर लेता तो उसके बेटे समेत सभी लोग बच सकते थे। ये सच समझते ही डेविड वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है। उसने अपने हाथों से अपने बेटे और अपने साथियों की जान ले ली थी और अब उसके पास सिर्फ पछतावा बचा था। इसी दर्दनाक एहसास के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।